सबसे पहले तो आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मोदी जी ने रेड फोर्ट से कुछ बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स करे। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे। हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है। हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, दुनिया के इन संकटों का प्रभाव हर किसी पर हुआ, हम भी अछूते नहीं। यूरिया के दाम दुनिया में 3000 रुपया पहुंच गए एक बोरी का। आज भी हम मेरे देश के किसानों को वो बोझ सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे। सरकार अपने कंधों पर वो बोझ उठा रहा है और दुनिया से जो 3000 रुपया में यूरिया का बोरा हमें मिलता है वो हमारे किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में दे पाते हैं। इतना ही नहीं, डीएपी आज दुनिया में बाजार 5000 पहुंच चुका है, लेकिन मेरे देश के किसानों को दिक्कत ना हो इसलिए 1350 रुपये में आज भी डीएपी देने का काम हम कर रहे हैं। खैर, इतने बड़े बड़े अनाउंसमेंट जो करे हैं उसका हमारी जेब पर, हमारे फ्यूचर पर, हमारे बच्चों के फ्यूचर पर क्या असर पड़ने वाला है, ये मैंने आज इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिकोड किया। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अब सबसे पहले तो मोदी जी की रेड फोर्ट से 13वीं कंसेक्यूटिव इंडिपेंडेंस स्पीच थी। अगर आप कंसेक्यूटिव स्पीचेस की बात करेंगे तो नंबर 1 पर जवाहरलाल नेहरू जी है, शायद उनका 17 कंसेक्यूटिव स्पीच का रिकॉर्ड है। उसके बाद इंदिरा गांधी जी थी और अभी मोदी जी आ गए हैं। इंदिरा गांधी जी ने ज़्यादा स्पीचेस दी थी, बट यहाँ पर कंसेक्यूटिव स्पीचेस की मैं बात कर रहा हूँ कि लगातार मोदी जी ने अपनी 13th कंसेक्यूटिव इंडिपेंडेंस डे स्पीच दी है रेड फोर्ट से। अब ये जो स्पीच थी ये 75 मिनट्स की थी, बट 75 मिनट की आपको स्पीच सुनने की जरूरत नहीं है। डिकोड करते हैं कि मोदी जी ने क्या क्या बोला है। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि अगर हमें एक विकसित देश बनना है तो 7 स्ट्रीम्स पर काम करना पड़ेगा, सप्तधारा पर काम करना पड़ेगा। मेरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये 7 अलग अलग स्ट्रीम्स कौन सी हैं। सबसे पहले इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आगे बढ़ना पड़ेगा। आप सब जानते हैं कि चाइना मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आगे बढ़ा, इसीलिए आज वो कितना आगे निकल गया। अगर इंडिया को भी डेवलप्ड बनना है तो उसे मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। कोर फोकस होना चाहिए ग्लोबल लेवल के स्केल पर और कंपेटिटिवनेस पर। उसके बाद फार्मिंग और एग्रीकल्चर पर इंडिया को ध्यान देना पड़ेगा। थर्ड आ जाता है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में इंडिया को आगे बढ़ना पड़ेगा, जो मुझे लगता है कि बहुत जरूरत है। उसके बाद बात करिए गति शक्ति की। एक बार मैं खान सर को सुन रहा था और खान सर ने एक बात बोली थी कि इंडिया को अगर आगे बढ़ना है तो हमारे रोड पर जो स्पीड होनी चाहिए ना, जिस स्पीड से ट्रक्स की मूवमेंट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 100 किलोमीटर हर घंटे के हिसाब से। मतलब इतनी स्पीड में तो कम से कम जो ट्रक्स हैं, जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, उन्हें मूव करना ही चाहिए। अगर लॉजिस्टिक हमारा स्लो होगा तो हमारा देश स्लो हो जाएगा। मोदी जी ने एग्जैक्टली जब गति शक्ति की बात करी है तो वो कनेक्टिविटी की बात करें कि भाई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कोई सामान निकलता है तो हमारे पोर्ट पर कितनी जल्दी जा सकता है, इसके ऊपर इंडिया को फोकस करना पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा। फिर डिफेंस, भाई पूरे वर्ल्ड में जंगें चल रही हैं तो इंडिया को रक्षा शक्ति मतलब सेल्फ रिलायंस डेफिनेटली दिखानी पड़ेगी। डिफेंस में भी आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं, आज की डेट में कई कंट्रीज उनके ऑर्डर्स दे रही हैं, तो इंडिया अगर डिफेंस में सेल्फ रिलायंस के ऊपर जाता है, उसकी तरफ बढ़ता है तो ये बहुत अच्छा होगा। और इंडिया को अगर डेवलप्ड कंट्री बनना है तो मुझे लगता है डिफेंस का खर्चा हम इंपोर्ट करने पर ना खर्च करें, हम खुद बनाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। उसके बाद अगर मैं ग्रीन इकोनॉमी की बात करता हूं तो क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी हमें चाहिए, उससे पोल्यूशन भी कंट्रोल होता है। इसके बाद बात करिए सॉफ्ट पावर की। अब सॉफ्ट पावर में यहां पर समझिएगा ग्लोबल इन्फ्लुएंस एंड कल्चर की। जो हमारा कल्चर है उसका ग्लोबल लेवल पर क्या इंपैक्ट है, हमारी मूवीज का क्या इंपैक्ट है, तो इस सेगमेंट को भी कवर किया है आज के सप्तधारा के अंदर। तो इन 7 फील्ड्स के अंदर ये 7 स्ट्रीम्स हैं जिनमें इंडिया को एक्सेल करना है।
इसके बाद अगर आप बात करेंगे तो एआई के ऊपर यार बहुत फोकस किया गया है। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे। ये मुझे बहुत बड़ा अनाउंसमेंट लग रहा है तो मैं इसे समझा देता हूं आपको। ये बोला गया है कि 1 करोड़ युवाओं को, 1 करोड़ मतलब 10 मिलियन यूथ को इंडिया फ्री एआई ट्रेनिंग देगा अगले 1 साल के अंदर। 1 साल के अंदर 1 करोड़ लोगों को एआई एजुकेशन मिलने वाला है। खैर ये एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। उसके बाद देखो इंडिया के अंदर अभी बीच में बहुत बातें चल रही थी कोचिंग माफिया को लेकर। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ध्यान दिया और यहाँ पे मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी मैं शेयर करता हूँ। तो हम में से ज़्यादातर बच्चे जब आगे बढ़ते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं। जब मैं 11th-12th में था तब मैंने IIT के लिए प्रिपेयर किया था, इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए मैं कोचिंग सेंटर्स में गया था। तो मेरे कोचिंग सेंटर की उस टाइम पे मेरे फादर ने जो फीस भरी थी वो थी 3.5 लाख रुपए के आसपास। 3.5 लाख रुपया मेरे फादर ने तब दिया था। आज से ऑलमोस्ट 15 साल पहले की बात हो गई होगी। 15-16 साल पहले 3.5 लाख रुपए खर्च करना मेरे फादर के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। बट मैं थोड़ा जिद्दी था, मैं जिद कर रहा था कि पापा मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। तो उस टाइम में मेरे फादर ने ना गोल्ड बेचकर, मतलब मेरे फादर का छोटा मोटा गोल्ड का बिजनेस था, ज्वेलरी का बिजनेस था, तो उन्होंने गोल्ड बेचा था और मुझे याद है शायद 10,000 से भी कम पर 10 ग्राम का रेट था। आज सोचो वही 10 ग्राम सोना आज 1.5 लाख रुपए का हो गया। तो उन्होंने जो सोना बेचा उससे मेरी इंजीनियरिंग के जो कोचिंग सेंटर की थी फीस भरी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे हम एक लोअर मिडिल क्लास में आते थे और वो पैसा बहुत बड़ा था मेरे फादर के लिए। अगर वो पैसा मेरी कोचिंग सेंटर में नहीं खर्च करते तो अपने बिजनेस में लगाते और उससे वो ज़्यादा कमाते। पर डेफिनेटली मेरे फादर ने, क्योंकि पढ़ाई के लिए हर माँ बाप पैसा खर्च करता है, तो मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल प्रेशर होता है कोचिंग सेंटर्स की फीस। और अभी अब न्यूज़ में भी हर जगह सुन रहे थे कि कोचिंग सेंटर्स बहुत फीस लेते हैं, हज़ारों करोड़ों रुपए का उनका टर्नओवर हो रहा है। तो गवर्नमेंट अगर यहाँ पर एक इनिशिएटिव ले पा रही है कि जो बच्चे कोचिंग सेंटर की फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उन्हें अगर फ्री एजुकेशन मिलेगी, तो मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत अच्छा स्टेप है। मतलब ये तो मैं पर्सनली बोलूंगा, अगर इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मोदीज गवर्नमेंट, इट इज़ अबाउट कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर वो ये वाला एंगल सोच पा रही है तो मुझे लगता है वो सही डायरेक्शन में यूथ के लिए काम कर रही है। इसके बाद अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर्स की, तो वो सेमीकंडक्टर्स में इंडिया डेफिनेटली अभी पीछे है। अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें, हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट इतना अच्छा नहीं भागी जितना अच्छा अगर आप देखोगे साउथ कोरिया की मार्केट भागी है, यूएस की मार्केट भागी है, क्योंकि वहां पर जो कंपनीज एआई और सेमीकंडक्टर्स में काम कर रही है, आप एनवीडिया देखो, आप सैंडस देखो, आप कोई भी एआई कंपनी की बात करो, उन सबके स्टॉक्स भाग रहे हैं। इंडिया को अगर अपनी मार्केट को, अपनी इकोनॉमी को रोबस्ट करना है तो यहां पर सेमीकंडक्टर्स प्लांट्स शुरू हो जाने चाहिए। और गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि अब अपकमिंग ईयर्स में 5 से 8 सेमीकंडक्टर प्लांट्स इंडिया के अंदर लगेंगे। देखो ताइवान क्यों आगे, क्यों ताइवान का इतना नाम हो रहा है आज की डेट में, क्योंकि वहाँ की जो कंपनी है सेमीकंडक्टर्स के अंदर वो आज वर्ल्ड लीडर है। तो अगर इंडिया को विश्वगुरु बनना है तो भैया सेमीकंडक्टर्स के बिना नहीं हो सकता। गवर्नमेंट ने बोला है कि इस क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के अंदर हमें सेल्फ रिलायंस चाहिए, चिप्स मेड इन इंडिया होने चाहिए। बहुत बढ़िया। आत्मनिर्भर भारत के ऊपर अगेन बात करी गई है, सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा, वोकल फॉर लोकल की बात करी गई है कि हमें इंपोर्ट बिल को कम करना है, दूसरी कंट्रीज पर कम डिपेंडेंट होना है। और अब देखो बाकी कंट्रीज भी क्या कर रही है, यूएस क्या कर रहा है, टेरिफ क्यों लगा रहा है, क्योंकि वो चाहता है उसकी कंट्री में माल बने। अब अगर उसकी कंट्री में माल बने और इंडिया ये नहीं सीखेगा तो फिर इंडिया पीछे रह जाएगा। इंडिया को आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है, और पर्टिकुलरली इन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स। अगर मैं यूथ की बात करूं तो भाई यूथ के ऊपर बात करी गई है, आज जॉब्स के ऊपर बात करी गई, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बात करी गई। जो यंग इंडियंस हैं, देखो मोदी जी ने यहाँ पर एड्रेस किया है कि जो यंग इंडियंस हैं वो बिगेस्ट बेनिफिशियरी भी होंगे अगर इंडिया 2047 तक अगर हम डेवलप्ड हो रहे हैं, तो हमारा जो यूथ है वही बिगेस्ट बेनिफिशियरी होगा और वही बिगेस्ट ड्राइवर होगा। आज हमारी 52% जनसंख्या 30 साल की उम्र के नीचे है। अगर यही लोग देश को नहीं बनाएंगे तो फिर कौन बनाएगा। तो एज अ यूथ हमें भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा अगर हमें इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाना है तो। इसके बाद दिमागी नक्सल्स की बात करी गई है। देखो गवर्नमेंट बोल रही है कि
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल और सिक्योरिटी पॉइंट है, क्योंकि अगर आप एक आदमी से बंदूक भी छुड़वा देंगे, उसकी सोच को अगर नहीं बदल पाएंगे तो वो नक्सली रहेगा, और फिर वो नक्सल सोसाइटी को डिवाइड करते हैं। तो ना सिर्फ आर्म नक्सल से हमें लड़ना है, जो दिमागी नक्सल्स हैं उनसे भी हमें लड़ना है, ये मोदी जी ने आज बोला। फिर सिविल डिफेंस के ऊपर बात करी गई है कि सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस कुछ नहीं है, हमें एक नेशनल सिक्योरिटी चाहिए देश के अंदर। उसके लिए यहां पर सिविल डिफेंस के ऊपर भी स्ट्रांग एम्फेसिस रखा गया है कि हमें प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा और सिविल डिफेंस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। स्पोर्ट्स के ऊपर बात करी गई, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है कि टैलेंट आइडेंटिफिकेशन ड्राइव होगी ओलंपिक्स के लिए। इंडिया फोकस कर रहा है कि ओलंपिक में ज्यादा मेडल्स चाहिए, और इसके लिए डिस्कवर किया जाएगा और डेवलप किया जाएगा इंडिया के स्पोर्ट्स टैलेंट को। भाई अगर स्पोर्ट्स के ऊपर बात हो रही है तो मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि इंडिया के अंदर मुझे अभी भी लगता है कि टैलेंट बहुत है, बट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत जरूरी है। रेलवे एंड हाइड्रोजन के ऊपर बात करी गई है, इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोसेस जो हुआ है रेलवेज के अंदर उसके ऊपर बात करी गई, और जो हमारा हाइड्रोजन ट्रेन का माइलस्टोन है उसके ऊपर बात करी गई। एजुकेशन के अंदर 650 नई यूनिवर्सिटीज बनी है। 2014 से जो मेडिकल सीट्स हैं वो डबल हुई हैं, इसके ऊपर बात करी गई है। अगर आप प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में सुनेंगे तो इसके ऊपर जो बात करी गई ये मुझे सबसे अच्छा लगा। अब ये वाला पॉइंट मेरा फेवरेट है कि अगर किसी भी यूथ की नौकरी लगती है तो उसे सरकार की तरफ से हर एक फ्रेशर को 15,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर आपकी नौकरी लग रही है तो सरकार 15,000 रुपये हर एक फ्रेशर को देगी। इनफैक्ट अगर कोई कंपनी किसी आदमी को नौकरी दे रही है तो वहां पर भी इंसेंटिव दिए जाएंगे कंपनी को नौकरी देने के लिए। तो कंपनी का भी फायदा और एम्प्लॉय का भी फायदा, यहाँ पर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, ये मुझे अच्छा लगा, ये पॉइंट मुझे काफी अच्छा लगा। एंड फाइनली दिवाली का वेट कीजिए, मोदी जी ने ऐसा बोला है कि भाई नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स आपको देखने को मिल सकते हैं दिवाली पर। सो दिवाली तक जीएसटी के अंदर कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। जो आपकी रेगुलर नीड्स की आइटम्स हैं उन पर जीएसटी कम हो सकता है, और मुझे लगता है ये स्टॉक मार्केट के लिए भी अच्छा होगा। अगर टैक्स कम होगा तो खपत ज्यादा होगी, कंजम्पशन ज्यादा होगा, जिससे आपको जो कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स भागते हुए देख सकते हैं। तो मार्केट के अंदर एक मोमेंटम आ सकता है अगर जीएसटी रिफॉर्म्स होते हैं तो ये पूरी की पूरी मैंने डिकोड करने की कोशिश करी है जो भी रेड फोर्ट से बड़ी अनाउंसमेंट्स हुई हैं। बट मुझे एक चीज बताइएगा, इनमें से आपको क्या लगता है कि कौन कौन से जो वादे आज हुए हैं ये पूरे होंगे? जैसे बड़े बड़े वादे हैं, 1 करोड़ लोगों को एआई ट्रेनिंग मिलेगी, जितने भी फ्रेशर्स ज्वाइन करेंगे उन्हें 15,000 रुपए मिलेगा, कंपनीज को इंसेंटिव मिलेगा। ये बड़े बड़े वादे हैं। सेमीकंडक्टर्स में हमारे प्लांट्स लगेंगे। आपका क्या मानना है, कौन कौन से वादे पूरे होंगे? कौन से ऐसे वादे आपको लगता है जो मुश्किल है पूरे होना? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिए, इससे लोगों को समझ आए कि रेड फोर्ट से मोदी जी ने क्या क्या अनाउंसमेंट्स करी है और उसका इंपैक्ट क्या होने वाला है आगे फ्यूचर जनरेशंस पर, इकोनॉमी पर, स्टॉक मार्केट पर। सो कमेंट करके आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं इस वीडियो को लेकर, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं। एक वीडियो मैंने बनाई है लुक पुअर के ऊपर, वो वीडियो जरूर देखिएगा, एंड स्क्रीन पर उसका लिंक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद। और एक लास्ट में मैं एक बात और बोलूंगा कि आज मुझे बड़ा अच्छा लगा जो रेड फोर्ट से वंदे मातरम आज हमारा प्ले हुआ। आपको क्या लगा, आपको कैसा लगा? वट एवर योर व्यूज आर, कमेंट करके जरूर बताइए।